नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत हमने 3 अलग अलग टाइप देखे थे, उसमें से 2 टाइप हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। आज हम 3rd टाइप शुरू करने वाले हैं, जिसके हम 2 से 3 प्रॉब्लम लेंगे। तो यहाँ पे 3rd टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है रिडक्शन ऑफ क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स along with शेयर कैपिटल। इट मीन्स जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में जिस तरह से हम रिडक्शन करते हैं, जो हमारा टाइप नंबर 2 था अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और टाइप नंबर 1 भी जिसमें क्या किया है, हमने शेयर कैपिटल अल्टरेशन किया है, शेयर कैपिटल में बदलाव किए हैं, शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है। उसी के साथ साथ जिस तरह से हम शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हैं, उसी तरह से हम जो डिबेंचर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हमें करना है, उनका जो क्लेम है, वो भी रिड्यूस करके हम रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी के तहत, मतलब इसमें नया कुछ भी नहीं है, जिस तरह से हमने शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल कम किया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का जो क्लेम है वो भी कम करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि बैलेंस शीट दी रहेगी, उसमें आपको डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ये जो आइटम्स है वो दिए रहेंगे, और जो अदर इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है, वहां पे आपको दिया रहेगा कि डिबेंचर्स का क्लेम इतना था, इतना रिड्यूस हो गया, या फिर इंटरेस्ट और ड्यू ऑन डिबेंचर्स था वो पूरी तरह से क्या बोलते रिड्यूस कर दिया है, या उनका डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो शेयर्स देके किया है, स्टॉक्स देके किया है, या प्रेफरेंस शेयर्स देके किया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसी सीक्वेंस से हमें उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो उसकी जो बेसिक 3 जर्नल एंट्रीज है, जिस तरह से हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है, उसकी एक एंट्री होती है। देन अगर डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स का क्लेम जो है वो रिड्यूस किया है, तो उसकी एक एंट्री होती है, और जो क्लेम रिड्यूस हुआ है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा। तो वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से जो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या गुडविल है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, या और अदर असेट्स भी जो रिटर्न ऑफ हुई है, रिटर्न डाउन हुई है, वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से लेस कर सकते हैं। ये 3 बेसिक एंट्रीज उसमें है। लेकिन अगर हमें इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है, तो उसकी भी एंट्री, मतलब वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उसमें क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन करके आपको क्वेश्चन को लिख लेना है, और आंसर और सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको आगे वीडियो कंटिन्यू देखना है। तो मैं ऐसे एज्यूम करती हूँ कि आपने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, समझा के आपको बताऊंगी। उस तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना है अच्छे से। 5 मिनट एक्स्ट्रा गए तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना है, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है बैलेंस शीट ऑफ विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दी हुई है 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट। जैसे वो बैलेंस शीट अब नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे। द कंपनी गॉट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, मतलब फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है वो अप्रूव हुई है। उसमें फर्स्ट, द प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी रिड्यूस टू ₹75 पर शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्राइस है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिड्यूस करना है 75 रुपीज तक। टू 75 रुपीज बोला है, तो यहाँ पे बाय 75 नहीं है। बाय 75 अगर रहता तो हम 75 से रिड्यूस करते, लेकिन यहाँ पे 275 दिया है, तो यहाँ पे रिड्यूस कितना होगा 25। क्लियर है? 75 पर शेयर फुल्ली पेड, एंड द इक्विटी शेयर्स ₹237.5
पर शेयर। और इक्विटी शेयर्स कितना, कहाँ तक रिड्यूस करना है, ₹37.50। इसका मतलब क्या है, हमें जो इक्विटी शेयर्स है वो कितना रिड्यूस करना है, 37.50 रखना है। क्लियर, तो कितना रिड्यूस करना है, 67.50 इतना हमें रिड्यूस करना है। ये समझ में आया। 2 बाय का जो ये खेल है ये हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए, तो ही हम उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्लियरली या करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। देन उसके बाद सेकंड, द डिबेंचर होल्डर्स टूक ओवर द स्टॉक एंड बुक डेट्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम। जो डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को हमें स्टॉक और जो बुक डेब्ट्स है, बुक डेब्ट्स माने क्या, बुक डेब्ट्स माने डेटर्स, डेब्ट्स के बुक में, कर्ज के बुक में जो ये है बुक डेब्ट्स है हमारी, वो होता है डेटर्स। तो डेटर्स और स्टॉक जो हमें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, वो डिबेंचर होल्डर्स के पेमेंट के लिए हम उनको स्टॉक और डेटर्स देने वाले हैं। तो पेमेंट किस तरह से होगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट और बुक डेब्ट्स या डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से उसकी एंट्री बनेगी। देन नेक्स्ट, द गुडविल अकाउंट टू बी इलिमिनेटेड। गुडविल अकाउंट पूरी तरह से इलिमिनेटेड करना है, एलिमिनेट करना है, रिटर्न ऑफ करना है। Then the freehold properties to be depreciated by 50%. जो freehold property है वो depreciate करना है 50%. Then उसके बाद the value of plant and machinery to be increased by ₹50,000. अब देखिए यहाँ अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे हैं वो हर एक प्रॉब्लम में हमने असेट्स का वैल्यू रिड्यूस किया है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हमने वो लेस किया है, क्रेडिट पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी जो असेट्स है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है और क्वेश्चन में पूछा गया है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव पर्पस एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अबव पर्पस के लिए मतलब रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और उसी के साथ साथ हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने टाइप नंबर 2 देखा था उसमें जैसे हमने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाया था या फर्स्ट टाइप में भी हमने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाया था, उसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी हमें स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाना है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से क्या क्या रिटर्न ऑफ होने वाला है। इसके लिए जो हमारी वर्किंग नोट्स है वो रहेगा स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो वो सबसे पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि उसी तरह से मतलब उसी के आधार से हम स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹75 पर शेयर। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि 275 दिया है, बाय 75 नहीं दिया, तो 275 अगर है तो जितना अमाउंट बचता है, बचे कितने हैं, ₹25। तो हमें यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कितना करना है, ₹25 से। तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में या इस साइड में वो आएगा कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर शेयर्स कितना रखना है, ₹25। टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स है 2000 शेयर्स। यहाँ पे 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 अगर करते हैं तो रिड्यूस कितना होता है, 50,000। देन उसके बाद आएगा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितना रिड्यूस करना है, इक्विटी शेयर्स रखना है 237.50। इसका मतलब जो दूसरा एंगल है वो क्या है, रिड्यूस कितना करना है हमें, ₹62.50। यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 4000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 62.50 कर दो, तो यहाँ पे रिड्यूस कितना होगा, 2,50,000।
50,000। देन उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो पेमेंट हम स्टॉक देके और बुक डेट्स देके करेंगे, तो बचता कितना है वो देखना पड़ेगा हमें। डिबेंचर होल्डर्स, टोटल डिबेंचर्स कितने हैं बैलेंस शीट में देखिए 60% मॉर्गेज डिबेंचर आपको दिया हुआ है ₹1 लाख। उसको अगर पेमेंट अगर हम करते हैं स्टॉक और डेटर्स देके, तो स्टॉक की वैल्यू देखो कितना है 50,000, देन डेटर्स की वैल्यू कितना है 40,000, कितनी है 40,000, टोटल कुल मिला के कितनी वैल्यू हो गई ₹90,000। अब मॉर्गेज डिबेंचर्स कितने थे 1 लाख रुपीज, पेमेंट कितना होगा 90,000, बचे कितने 10,000, तो जो 10,000 बचे हैं वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिबेंचर्स 10,000, कैसे आए ये 10,000, तो 1 लाख लेस 50,000 लेस 40,000, ऐसे टोटल डिबेंचर्स यहाँ पे आए 10,000। देन उसके बाद है गुडविल अकाउंट टू बी इलिमिनेटेड, गुडविल पूरी तरह से इलिमिनेटेड किया जाएगा, तो वो असेट है रिकंस्ट्रक्शन के, जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है उसके क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे गुडविल कितना है, गुडविल का अमाउंट 15,000। देन उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेप्रिसिएट करना है 50%, तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50% कितना आएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितना है 2 लाख रुपीज आएगा, कितना यहाँ पे 50% ₹1 लाख 50%, ठीक है। देन उसके बाद असेट साइड में क्या बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो अगर हमें नहीं भी बताया तो भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तो आएगा ही, या फिर हम उसको रिटर्न ऑफ किया है ऐसा लिख लेंगे। तो ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट 2,45,000, 2,45,000। एंड देन जो इंफॉर्मेशन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज बाय ₹50,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, डेप्रिसिएट किया जाता है, तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रही तो वो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना इंक्रीज हो रहा ₹50,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमारा बन गया है, इसकी टोटल हम कर लेंगे, टोटल यहाँ की हो जाएगी दोनों साइड की 3,60,000, 3,60,000 टोटल आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमारा बन गया। अब इसी के आधार से हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स रिड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, मतलब जितने हमारे एग्जाम्पल हुए हैं उसमें हमने क्या किया है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो पुराना शेयर कैपिटल था उसको हमने क्लोज कर दिया और नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रिएट कर लिया, नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया। सेम इक्विटी शेयर्स के इसके लिए भी हमने वैसे ही किया कि जो इक्विटी शेयर्स रिड्यूस हुए हैं तो उसको हमने क्या किया, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्लोज कर दिया और नया इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिया। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने जा रही हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके लिए कि जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा, अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है ₹2 लाख, क्लियर। अब रिड्यूस कितना करना है उसे हमें 25 रिड्यूस करना है, अब तो रखना कितना है 75, तो 75 रुपीज पर शेयर अगर रखना है तो टोटल वो शेयर कैपिटल कितना रहेगा ₹1,50,000, बराबर है। तो हमने पुराना शेयर कैपिटल बंद करके नया शेयर कैपिटल 1,50,000 से क्रिएट करना क्या, और उसी की जो सिमिलर दूसरी बाजू है वो क्या है कि जो शेयर कैपिटल हमारा ऑलरेडी 2 लाख क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में अगर हम 50,000 लिख लेते हैं तो शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस कितना बचता है, क्रेडिट बैलेंस
1,50,000 यहाँ पे दिखा ही रहा। तो इस क्वेश्चन में जो एंट्री है हम कंबाइंड एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो क्लोज नहीं करेंगे। तो जो जितना वैल्यू हमारा रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस वैल्यू हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट से उतना अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। और जो फाइनल उसका इफेक्ट है वो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट हमें रिड्यूस किया हुआ मिलेगा। मतलब 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हमें मिल जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी हमें रिड्यूस किया हुआ मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया हम क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में तो हमने ओल्ड शेयर कैपिटल क्लोज करके नया शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया था। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने जा रही कि वो हम जो जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ उतना रिड्यूस अमाउंट हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर करके दो एंट्री की एक एंट्री हम यहाँ पे कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो कंबाइंड एंट्री करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 50,000 हमें रिड्यूस कर लेना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना कम करना है, कितना रिड्यूस करना है, 50,000। ठीक है। देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितना कम करना था, 2,50,000 हमने रिड्यूस कर लिया है। 2,50,000 हमने यहाँ पे रिड्यूस कर लिया है। तो यहाँ पे जो कम टोटल कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, ₹4 लाख। 4 लाख में से अगर 2,50,000 हम लेस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो कितना रहेगा, ₹2,50,000। रिड्यूस कितना करना है हमें, 2,50,000। तो जितना रिड्यूस करना है वो शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। मतलब 2,50,000 रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 और जितना अमाउंट हमने शेयर कैपिटल का रिड्यूस किया है वो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल रही हूँ और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिख रही हूँ। यहाँ पे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टोटल अमाउंट कितना जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, ₹3 लाख। क्लियर। यहाँ पे नरेशन रहेगा, बीइंग 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 2,000 preference shares reduced by ₹25 and equity share reduced by कितना रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है 62.50 से रिड्यूस हुआ है। 62.50 पर शेयर एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ पे पूरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फर्स्ट एंट्री हमारी क्लोज होती है। अब दो एंट्री की एक एंट्री हमने बनाई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में से रिड्यूस अमाउंट हमने लेस कर लिया। तो जो अल्टीमेट हमारा जो एम था, उद्देश्य था, वो क्या था कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,50,000 रहना चाहिए और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 1,50,000 रहना चाहिए। तो अगर हम इतना अमाउंट लेस करते हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,50,000 बचता है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी 1,50,000 बचता है। तो अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो हमारा इस एंट्री से भी सफल हो जाएगा। क्लियर। देन जो नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स के पेमेंट। अब डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अकाउंट डेबिट, डेबिट टू 60% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है टोटल 60% डिबेंचर बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो कितना है 16% मॉर्गेज डिबेंचर रुपीज 1 लाख। इसका पेमेंट किस तरह से होगा, तो पेमेंट के लिए हम स्टॉक देंगे टू स्टॉक अकाउंट 50,000 टू स्टॉक अकाउंट 50,000, देन टू डेटर्स अकाउंट, बुक डेट्स भी देने वाले हैं उनको, टू डेटर्स अकाउंट। स्टॉक को स्टॉक बेच के अपना पैसा ले सकते हैं या डेटर्स से जब हमें उसको उनको पैसा मिलेगा तो वो भी वो रख सकते हैं। तो ऐसा पेमेंट उनको किया जाएगा। डेटर से 40,000 अब टू जो बैलेंस बचता है 10,000, वो जो 10,000 बैलेंस है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे नरेशन बी डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड द स्टॉक एंड डिबेंचर्स इन फुल डिस्चार्ज। बी डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड स्टॉक एंड डेटर्स in full satisfaction of their claim, in full satisfaction of their claim। उनके क्लेम के फुल सेटिस्फेक्शन के लिए स्टॉक दिए, डिबेंचर्स दिए और बची हुई अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो गुडविल है वो लास्ट में उसकी एंट्री हम करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेप्रिसिएट हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस हम लास्ट में करेंगे। लेकिन जो हमारी लास्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज, तो जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्लांट एंड मशीनरी की इंक्रीज वैल्यू है वो ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। देन उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी बनेगी जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस है उसमें से हमें जो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो असेट्स हमारी डिक्रीज हुई है वो हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से रिटर्न ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्लोज कब कर पाएंगे, जब तक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो नहीं जाती तब तक हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो जो लास्ट एंट्री है वो यहाँ पे नंबर 3 पे आएगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, रिकंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है, कितना इंक्रीज हो रहा ₹50,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 50,000 यहाँ पे नरेशन रहेगा बी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। अब लास्ट एंट्री हमारी बनेगी जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का टोटल बैलेंस है वो हमें उससे हमें जो वेरियस असेट्स है वो वेरियस असेट्स हमें रिटर्न ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना होता है, क्रेडिट कितना हुआ है वो हम सबसे पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे ₹3 लाख क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे ₹10,000 क्रेडिट हुआ है, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है 3,10,000, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 50,000, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है यहाँ पे 3,60,000, तो यहाँ पे 3,60,000 टू, अब जो हमने रिटर्न ऑफ किया है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा, टू
अगर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टोटल देखते हैं जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है क्या, तो यहाँ पे 1,60,000 डेबिट हुआ था और यहाँ पे सॉरी गुडविल अकाउंट 15,000 अब देखते हैं जितना डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट हुआ है क्या, तो यहाँ पे 3,60,000 पूरी तरह से क्रेडिट हो गया। अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस बचता है तो वो जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट अवेलेबल used to या utilize to write off goodwill profit and loss account, goodwill P&L account and reduce the value of freehold property इस तरह से लास्ट में हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्लोज कर दिया है 3,60,000 से। तो ये हुआ हमारा आंसर का फर्स्ट पोर्शन, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट भी हम 5 मिनट में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफार्मा हमारे पास है, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ से इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे इसी पे ही मैं बैलेंस शीट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस शीट रहेगी, बैलेंस शीट ऑफ विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज ऑन, लास्ट में या रिवाइज बैलेंस शीट में हम इसे बोल सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2015। रिवाइज बैलेंस शीट है ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम ब्रैकेट में आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं हम, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है और जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी हुई थी वहां पे भी ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल हमारा रिड्यूस होकर जितना शेयर कैपिटल अमाउंट बचा है उतना शेयर कैपिटल हम यहाँ पे अब नई बैलेंस शीट में लेंगे। तो नई बैलेंस शीट में शेयर्स इतने ही रहेंगे, 2000 शेयर्स, 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच, क्योंकि 25 हमने रिड्यूस किया है, तो ऑफ ₹75 ईच। कैपिटल रहेगा 1,50,000। देन उसके बाद इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर्स कितने थे, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना रखना है, 37.50 ईच, क्योंकि रिड्यूस कितना किया था हमने, 62.50 इतना हमने रिड्यूस किया था। तो यहाँ पे हमें रखना है 37.50। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा आएगा 1,50,000। देन इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व वहाँ पे है क्या, नहीं है। जो डिबेंचर्स थे वो डिबेंचर्स का फुल डिस्चार्ज हो गया, फुल पेमेंट हो गया। अब क्या बचता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। पुरानी बैलेंस शीट में आपको देखना है क्या क्या बचा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है, 75,000 एंड क्रेडिटर्स भी है 75,000। लायबिलिटी साइड हो गई। अब असेट साइड में देखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं। गुडविल पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। देन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड
होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितना था ₹2 लाख। अब उसमें से इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिक्रीज हुआ है, डेप्रिसिएट हो गया है, रिड्यूस हो गया है ₹1 लाख से। तो यहाँ से हम रिटर्न डाउन 1 लाख लेस करेंगे, 1 लाख रुपीज आउटर करेंगे। क्लियर? देन उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी टोटल अमाउंट कितना है ₹3 लाख, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज हुआ है ₹50,000, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में प्लस इंक्रीज कितना हुआ है 50,000। टोटल कुल मिला के यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000। इस तरह से दो असेट्स थी। देन स्टॉक हमने डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, डेटर्स भी डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमारे हो गए। बैलेंस शीट की टोटल हम कर लेंगे और बैलेंस शीट हम टैली करेंगे। तो बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी, बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी ₹4,50,000 से, ₹4,50,000। क्लियर है? इस तरह से जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो टाइप नंबर 3 था, रिडक्शन ऑफ क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स विथ शेयर कैपिटल, इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।